नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, वीडियो के प्रारंभ में इस समय जो आप एक तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह तस्वीर है बिहार के दरभंगा की रहने वाली एक छोटी बच्ची की। यह बच्ची अपने पिता के साथ हरियाणा के गुरुग्राम में रहती है और इसकी आयु महज 13 साल की है। 13 वर्ष की आयु में इसने गुरुग्राम से, सुनिए ध्यान से, गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा का सफर तय किया। किसी रेलगाड़ी में नहीं, किसी गाड़ी में नहीं, किसी बस में नहीं, हवाई जहाज में नहीं, किसी ट्रैक्टर में नहीं, बल्कि साइकिल से। वही साइकिल जिस पर आज कई सारे लोग अपनी जीविका के लिए जाते हैं कार्य पर। आजीविका चलाने के लिए कई सारे लोग, बहुत सारे लोग आपको दिखते होंगे सुबह कार्य पर जाते हैं एक साइकिल पर। और कल्पना कीजिए कि इस छोटी सी बच्ची के कंधे पर किस प्रकार का बोझ पड़ा होगा। यकीनन इसकी जो कहानी है वो आपको सोने नहीं देगी। ये कहानी इतनी संवेदनशील है, ये कहानी इतनी मार्मिक है कि कल्पना कीजिए कि एक छोटी सी बच्ची अपने घायल पिता को लेकर बिहार के दरभंगा जा रही है गुरुग्राम से, जो कि तकरीबन 1200 किलोमीटर का सफर है। यकीनन ये कहानी शौर्य और पराक्रम से भरपूर है। उस बच्ची ने अदम्य साहस का परिचय भी दिया है, लेकिन इसमें छुपी बेबसी और लाचारी को नकारा नहीं जा सकता है। क्या इसी प्रकार से हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा? क्या इसी प्रकार से आत्मनिर्भरता का जो अमली जामा है वो किसी की बेबसी और लाचारी और गरीबी पर पहनाया जा सकता है? उत्तर है नहीं। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके सामने एक संवाद करना चाहता हूं और उस संवाद में यह कहना चाहता हूं कि बस हो गया, अब बंद करो राजनीति, बस करो राजनीति। दोस्तों, जहां एक और पूरा देश कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है, इस समय ऐसी स्थिति आ गई कि हम सबको एकजुट होकर इस महामारी को परास्त करने की ओर कदम बढ़ाने हैं। लेकिन इस समय देश के दो प्रमुख राजनीतिक दल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं। आप सब ने बचपन में एक रस्साकशी का खेल देखा होगा, जिसमें रस्सी के दोनों ओर प्रतियोगी होते हैं। इस राजनीतिक रस्साकशी में एक सिरे पर मौजूद है भारतीय जनता पार्टी और एक सिरे पर मौजूद है कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी। और बीच में कौन है? बीच में है मजदूर, वो बेबस, वो लाचार, वो गरीब, वो मासूम, जिसके पांव में छाले पड़े हुए हैं लंबे मीलों का सफर तय करते हुए। वो मजदूर बीच में है और ये रस्सी टूट जाती है, सियासत जीत जाती है, लेकिन कोई उस मजदूर के माथे पर आया हुआ पसीना नहीं पोंछ पाता है। उसके पांव में लंबा सफर तय करने के कारण जो छाले पड़े हैं उस पर कोई मरहम नहीं लगाता है। आज सोचने का विषय है कि 72 वर्ष हो गए इस देश में और गरीबों के नाम पर इस देश में बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों ने अपनी सत्ता हासिल करी, लंबे समय तक शासन किया। सभी राजनीतिक दलों की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो देश के स्तर पर हो, चाहे वो राज्यों के स्तर पर हो। हर पार्टी ने एक नारा लिया, वो था गरीबों का कल्याण। लेकिन अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या इस देश में गरीबों का कल्याण हुआ? अगर गरीबों का कल्याण इस देश में हुआ होता तो इस देश में जो करोड़ों की संख्या में अलग अलग राज्यों में जो प्रवासी मजदूर, प्रवासी श्रमिक फंसे हुए हैं, उनको वो राज्य, जिस राज्यों में वो फंसे हुए हैं, जिनके शहरों को उन्होंने बसाया, जिनके शहरों को उन्होंने निर्माण किया, जिनके शहरों में उन्होंने बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतों का निर्माण किया, जहां पर बड़े बड़े मजबूत पुलों का निर्माण किया, उस राज्य के पास ये क्षमता भी नहीं है कि वो 3 से 4 महीने का भोजन करा सके अपने उन प्रवासी श्रमिकों को। उनके पास यह भी क्षमता नहीं है कि वो इन प्रवासी मजदूरों को 40 से 50 दिन के लॉकडाउन के बावजूद भी, इसके उपरांत भी उनको एक शेल्टर प्रोवाइड कर सकें, उनको रहने की व्यवस्था कर सकें। यह है विरोधाभास इस देश का। सबसे पहले आपको मुद्दा समझने की आवश्यकता है। यह है कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की सरकार को एक प्रस्ताव भेजा और उस प्रस्ताव में यह दावा किया गया कि वो 1000 बसेस का अमला भेजना चाहती हैं उत्तर प्रदेश, ताकि प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया जाए।
ठीक है, ये मामला इतना सरल नहीं है जितना दिख रहा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्रमश तरीके से, एक अच्छे तरीके से उस प्रस्ताव को स्वीकार भी किया और इसके बाद 1000 बसेस पहुंची उत्तर प्रदेश की सीमा पर, राजस्थान से निकलकर उत्तर प्रदेश की सीमा पर पहुंची। अब यहां से एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट यह है कि ये बसेस पिछले 2 दिनों से सीमा पर ही खड़ी हुई हैं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर ही खड़ी हुई हैं और इन बसेस को अनुमति नहीं दी गई। अब बड़े बड़े लोग, कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसलिए इन बसेस को अनुमति नहीं दी क्योंकि वो किसी राजनीतिक कुंठा से प्रेरित है। तो वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी स्वयं निजी तौर पर किस प्रकार से डिसीजन ले सकती हैं कि वो इतनी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में बसेस को भेज रही है उत्तर प्रदेश बिना किसी क्रेडिबिलिटी के। यहां पर यह भी दावा किया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस पार्टी राजनीतिक प्लेटफॉर्म तराशने की पूर्ण रूप से कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश को ही उन्होंने इसीलिए चुना ताकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति और प्रियंका गांधी वाड्रा की स्थिति मजबूत हो सके। ये 2 रूप में इस प्रकार से इस प्रसंग को चलाया जा रहा है, लेकिन यकीनन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके सामने एक निष्पक्ष विश्लेषण रखूंगा, कुछ सवाल भी पूछूंगा क्योंकि इस देश में सवाल पूछना खतरनाक हो गया है, एक जोखिम भरा कार्य हो गया है। लेकिन फिर भी मैं इस जोखिम को उठाऊंगा, इस खतरे को उठाऊंगा और ये सवाल दागूंगा। और आप दर्शकों से भी ये विनम्र निवेदन है कि आप भी इस वीडियो को पूर्ण रूप से पूरा देखिएगा। तो आखिर इस वीडियो में ये जो प्रसंग हुआ है, आखिर मैं बताना क्या चाहता हूं। सबसे पहले आप ये समझिए, उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें उन्होंने बताया कि जो कांग्रेस पार्टी की ओर से, प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से जो प्रस्तावित 1000 बसेस का जो अमला था वो उन्होंने भेजा, उसमें तकरीबन 300-350 के आसपास जो वाहन थे वो या तो फिटनेस सर्टिफिकेट को पार नहीं कर पाए, यानी उनकी फिटनेस नहीं थी कि वो सड़कों पर दौड़ पाए, उनके साथ अगर वो यदि इस सड़कों पर दौड़ेंगे तो उनमें जो भी सवार होगा उनके साथ दुर्घटना भी हो सकती है। इसके साथ साथ कुछ वो जो वाहन थे वो बसेस नहीं थे बल्कि एम्बुलेंस थे या 2 पहिए वाहन थे या 4 पहिए वाहन थे, कार्स थी, जीप्स थी, ऑटो रिक्शा थे। इसके अलावा ये भी भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओर से दावा किया गया, उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से भी दावा किया गया कि इस देश में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने ये जो खेल खेला है ये राजनीति से प्रेरित है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कई सारे वाहनों के जो दस्तावेज हैं वो भी वैध नहीं थे। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष रखते हुए एक और बात कही, उन्होंने कहा कि यदि इस बस से किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या कोई भी हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इस प्रकार से अपने आप को डिफेंड किया भारतीय जनता पार्टी ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अब बात करूंगा मैं कांग्रेस सरकार की। कांग्रेस सरकार ने ये बसेस भेजी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने नहीं भेजी बल्कि कांग्रेस पार्टी ने भेजी। इसमें आपको समझना होगा, जब हम आधिकारिक तौर पर कहीं पे बात करते हैं तो 2 राज्यों के बीच में कई सारे MOUs होते हैं और कई सारे ऐसे प्रस्ताव भी होते हैं, कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी फाइल होते हैं जिसमें आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि की जाती है कि हम इन चीजों का लेन देन कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का लेन देन कुछ भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार का कोई भी दस्तावेज साइन नहीं हुआ, बस एक चिट्ठी आई थी जो कि चिट्ठी प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखी, उसको स्वीकार भी कर लिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। लेकिन अब मुद्दा यह है कि आखिर इस सब में मजदूर कहां गए। मेरा सवाल स्पष्ट है। सबसे पहले मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से मैं यह पूछना चाहता हूं कि यदि मान लीजिए उसमें सारी बसेस खराब थी, मान लीजिए 1000 अगर उन्होंने वाहन भेजे तो उसमें आप मान के चलिए कि अगर 999 बसेस भी सारी टर्म्स और कंडीशंस को पूरा नहीं करती है तो भी उन्होंने एक बस भी क्यों नहीं चलाई। उस एक बस में भी कई सारे श्रमिक बैठ सकते थे और वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते थे। लेकिन ये तादाद तो कम से कम 500 बसेस की थी कि 500 बसेस कम से कम फिट थी तो उन्हीं को चला देना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। उन बसेस को खड़ा रखा रहा तकरीबन 1.5 से 2 दिन तक खड़ा रखा दिया सीमा पर, और जो ड्राइवर्स भी उनमें सवार थे उनके भी कोई भोजन पानी की कोई भी सुविधा नहीं थी। इसी के साथ साथ आप सब ने एक चीज और नोटिस करी होगी कि ये राजनीति चरम पर पहुंचती रही। FIR दर्ज हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांग्रेस पार्टी के जो ये राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी के जो सचिव थे, पर्सनल सेक्रेटरी थे,
उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली। इसी के साथ साथ एक आईएएस अधिकारी जो कि बड़े लेवल के अधिकारी हैं, उनके खिलाफ वहां पर राजस्थान सरकार ने एफआईआर को दर्ज किया। यानी अब ये पॉलिटिकल ड्रामा एक शुरू हो गया, एक सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा भी शुरू हो गया, जिसमें दोनों पार्टी के लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ अपने शासन में, जिस राज्य में उनका शासन है, वहां पर एफआईआर दर्ज कर ली। लेकिन इसके अलावा एक बात और उठती है कि आखिर जो श्रमिक हाईवेज पर पैदल चल रहे हैं उनका क्या। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात का भी हवाला देते हुए कहा कि यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी चूक नहीं होने देना चाहते। तो सवाल मेरा यही है कि जो सड़क पर मजदूर चल रहे हैं उनके साथ भी तो हादसे हो रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा कौन कर रहा है? वो भी तो भगवान भरोसे चल रहे हैं। तो वहां पर आपको ख्याल नहीं आया कि उनकी भी सुरक्षा की जानी चाहिए? कितने सारे मजदूर कुचले गए। उत्तर प्रदेश में ही अभी हाल ही में औरैया में ही मजदूरों की कुचल कर मौत हो गई, जहां पर औरैया में 24 श्रमिकों की, माफ कीजिएगा 26 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से भी। कांग्रेस पार्टी की भी देश के कई राज्यों में सरकार है, सत्ता में है वो काबिज। लेकिन अगर मैं महाराष्ट्र का उदाहरण लूं तो महाराष्ट्र में भी वो सत्ता में है, भागीदारी है उनकी। और उसी महाराष्ट्र में औरंगाबाद में इस प्रकार का घटना होता है जहां पर 16 श्रमिकों को कुचल दिया जाता है एक मालगाड़ी के द्वारा। वो श्रमिक भी बेघर थे, वो श्रमिक भी लाचार थे, उनको भी अपने घर जाना था। इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी इस बात का भी जवाब दे कि अभी कुछ ही दिनों पहले बांद्रा रेलवे स्टेशन पर एक अफवाह के कारण इतने सारी तादाद में जो श्रमिक इकट्ठा हुए, उनके लिए ही कम से कम वो बसेस चला देते। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि वो सक्षम है, तो कांग्रेस सरकार को कम से कम, अगर वो सक्षम कह रहे हैं अपने आप को, तो उनको मदद नहीं करनी चाहिए थी। जब वो मदद मांगते तो वो अपने आप मांग लेते, लेकिन कांग्रेस सरकार को अपने द्वारा शासित राज्यों में ही तो कम से कम इस प्रकार की मदद पहुंचानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। बड़ी संख्या में लोग, श्रमिक जो प्रवासी हैं, वो बड़ी संख्या में इन राज्यों में भी फंसे हुए हैं। राजस्थान में भी बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिक हैं जो कि पलायन करने पर विवश हैं और पैदल ही चल रहे हैं और हादसों का शिकार भी बन रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुध नहीं ले रहा। इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि इस देश में हमेशा गरीबों को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, और जब लोग और राजनीतिक दल और राजनेता सत्ता को हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद वो श्रमिकों को भूल जाते हैं। आप सबने नोटिस किया होगा कि इस देश में जब भी कोई पॉलिटिकल राजनीतिक रैलियां होती हैं तो उसमें भर भर के बसेस चलाई जाती है, भर भर के वाहन चलाए जाते हैं, जिसमें भीड़ को लाया जाता है ताकि रैली की शोभा बढ़ाई जा सके। लेकिन अब जब उनको जरूरत है तो उनकी कोई सुध नहीं ले रहा। ऐसे में जो तथाकथित अपने आप को हमदर्द कहते हैं, इस देश का संरक्षक कहते हैं खुद को, इस देशवासियों का, इस देश के लोगों का संरक्षक कहते हैं, गरीबों का मसीहा कहते हैं खुद को, आखिर वो लोग ठंडे एसी के कमरों में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर लेते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो तो डाल देते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा संवेदनशील व्यक्ति मान लेते हैं, हितैषी मान लेते हैं, लेकिन हकीकत आप सभी जानते हैं। आप सबने बचपन में एक गैस का गुब्बारा देखा होगा, तो वो गैस के गुब्बारे के अंदर जो गैस है वो आप मान के चलिए कि ये राजनेताओं के वादे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। और जब ये हवा में जाते हैं तो वो गुब्बारा जब फट जाता है तो वो जमीन पर आ जाता है। और इसी प्रकार से इन राजनेताओं के वादे सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, वो घोषणाएं बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब ये गुब्बारा, घोषणाओं का गुब्बारा फटता है तो यकीनन गरीबों के हिस्से में कुछ नहीं आता, ये खोखली ही साबित होती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं केंद्र सरकार के ऊपर भी एक सवाल उठाना चाहता हूं, एक छोटा सा प्रश्न उठाना चाहता हूं कि जब इस देश में आंशिक रूप से गतिविधियों को आरंभ कर दिया गया है, व्यवसायिक गतिविधियों को चालू कर दिया गया है, लॉकडाउन में ढील देना शुरू कर दिया गया है, तो भी प्रवासी श्रमिकों को क्यों पहुंचाया जा रहा है? क्या औचित्य है इसका? ये स्पष्टीकरण कृपया करके आप दीजिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। और इस सियासी वोल्टेज, हाई वोल्टेज ड्रामा में हर बार की तरह गरीबों की हार हुई, किसी ने उनकी नहीं पूछा, और वो हमेशा की तरह अभी भी आपको सड़कों पर चलते हुए दिखेंगे।